ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम, सबका स्वागत है दोस्तों। कैसे आप सब दोस्तों? स्नो वाइट का लाइव एक्शन रीमेक पिछले सप्ताह 21 मार्च को वर्ल्ड वाइड थिएटर में रिलीज हुआ और उसके बाद से बॉक्स ऑफिस पर इसके जो बुरे हाल हुए हैं उसके बारे में आपने अभी तक कहीं ना कहीं से तो सुना ही होगा। मतलब डिज्नी को 2 से 2,500 करोड़ का नुकसान इस अकेले लाइव एक्शन रीमेक ने कराया है। इसका जो बजट है वो $270 मिलियन से लेकर के $300 मिलियन का बताया जा रहा है। कुछ जगहों पर तो मैंने $500 मिलियन का भी आंकड़ा पड़ा, पर चलो $500 मिलियन छोड़ दीजिए। लगभग इसका बजट हम 270 से $300 मिलियन भी अगर पकड़ते हैं तो भी लगभग 2,500 करोड़ रुपए होते हैं। और उसके सामने इसने कितना कलेक्शन किया है अभी तक बॉक्स ऑफिस पर? $90 मिलियन का। अब उसमें भी कितना इनके पेड प्रमोशन होंगे या क्या होगा वो तो छोड़ ही दीजिए। मतलब लिटरली ये फिल्म मजाक बन करके रह गई है। आप अमेरिकन कुछ सोशल मीडिया पेजेस वगैरह को फॉलो करेंगे ना, तो आप वहाँ पर इसको लेकर के जो मीम्स वगैरह बन रहे हैं, खाली थिएटर के कुर्सियों की जो फोटोज़ वगैरह शेयर किए जा रहे हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा। आप थोड़ा सा सर्च करेंगे ना सोशल मीडिया पर आप हंस हंस कर लोटपोट होंगे। तो 2 से 2,500 करोड़ का नुकसान आप कल्पना कर सकते हो। और IMDb पर इसकी रेटिंग अगर आप देखेंगे 2 लाख वोटों के साथ में 1.6 आउट ऑफ 10 स्टार्स की रेटिंग मिली है। 2 लाख वोटों के साथ में, मतलब वर्स्ट रेटेड फिल्म बन गई है ये IMDb पर, अब तक की वर्स्ट रेटेड फिल्म। और अभी इसके जो प्रोड्यूसर हैं स्नो वाइट के, वो इस सब का ठीकरा रेचल ज़ेगलर के ऊपर फोड़ रहे हैं। पहले तो स्नो वाइट के जो मुख्य प्रोड्यूसर हैं उन्होंने रेचल ज़ेगलर की कान खिंचाई की। बाद में सोशल मीडिया पर जब वहाँ के लिबरल लेफ्टिस्ट वगैरह फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बातें करने लग गए कि भाई क्या रेचल ज़ेगलर के पास में अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह नहीं है क्या? तो उसके बाद में उस प्रोड्यूसर का जो बेटा है उसने आकर के अपने पिता को डिफेंड किया कि मेरे पिता ने बिल्कुल सही किया रेचल ज़ेगलर की कान खिंचाई करके। हालांकि देखिए, इससे तो कोई भी नकार नहीं सकता। क्या कहा है प्रोड्यूसर के बेटे ने, मैं आपको पढ़कर बताऊंगा। पर मैं कह रहा था कि देखिए, इससे तो कोई मना नहीं कर सकता कि भाई ये जो कुछ भी हुआ उसमें सबसे बड़ा हाथ तो रेचल ज़ेगलर का ही है। उसने लगभग 2-2.5 वर्ष पहले जो वोक फेमिनिस्ट कचरे से भरा हुआ जो वक्तव्य दिया था just mean that it's no longer 1937 and we absolutely wrote a Snow White that is not going to be saved by the prince. She's not going to be saved by the prince, and she's not going to be dreaming about true love. She's dreaming about becoming the leader she knows she can be. There's a big focus on her love story with a guy who literally stalks her. Yeah. Weird. Yeah. Weird. I was scared of the original cartoon. I think I watched it once and then I never picked it up again. Like, I'm being so serious. तो वहीं से इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई। और उसके बाद में पिछले 2 से 2.5 वर्षों में अमेरिकन कंजर्वेटिव्स ने लिटरली डिज्नी को खून के आंसू रुलाया है, लिटरली। और इसमें मैं बिल्कुल भी थोड़ी सी इत्तू सी भी अतिशयोक्ति नहीं कर रहा। तो रेचल ज़ेगलर के कारण हुआ है, वो मुख्य कारण है, इससे तो कोई मना नहीं कर रहा। परंतु इसमें प्रोड्यूसर्स की भी कैसे हिपोक्रेसी है, डिज्नी की या इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स की कैसे हिपोक्रेसी है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अब पहले तो क्या क्या हुआ, प्रोड्यूसर के बेटे ने क्या कहा है सोशल मीडिया पर, वो मैं बताता हूँ आपको। अब ये आर्टिकल आप देखिए, बहुत सारे आर्टिकल इसको लेकर के, तो एक आर्टिकल मैंने निकाला है जिसका टाइटल है स्नो वाइट प्रोड्यूसर सन डिफेंड्स हिज डैड रिप्रिमेंडिंग स्टार रेचल ज़ेगलर ओवर इमैच्योर डिजायर्स दैट हर्ट द फिल्म्स बॉक्स ऑफिस। जोना प्लैट, son of Snow White producer Mark Platt, has publicly criticized lead actress Rachel Zegler for her social media activity, claiming it negatively impacted the film's box office performance. In a since deleted Instagram comment, Jonah stated that his father had to fly to New York in 2023 to address Zegler's post supporting Palestine, which was shared during the film's promotional campaign. 2023 में रेचल ज़ेगलर ने कुछ फ्री पैलेस्टीन को लेकर के कुछ कमेंट वगैरह किया था, पैलेस्टीन का, फिलिस्तीन का सपोर्ट किया था। तो जो प्रोड्यूसर है उनको पूरा जाना पड़ा था रेचल ज़ेगलर के पास। तो उसको लेकर के उन्होंने कहा कि मेरे पिता को सब काम छोड़ करके रेचल ज़ेगलर को समझाने के लिए जाना पड़ा, उसके पॉलिटिकल व्यूज़ वगैरह को लेकर वो जो बात कह रही है। ये तो एक कारण हुआ, बाकी मुख्यतः तो उसने अलग अलग इंटरव्यूज़ में जाकर के रेचल ज़ेगलर ने जो बातें कही थी ना, अपना फेमिनिस्ट ज्ञान जो बांटा था दुनिया को वो मुख्य कारण है। पर फिलिस्तीन का सपोर्ट करना, उसके बाद में द स्टार ऑल्सो टुक एम एट रिसेंटली इलेक्टेड US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एंड इकोड अ स्टेटमेंट मेड बाय द सिंगर एथेल केन, राइटिंग मे ट्रंप सपोर्टर्स एंड ट्रंप वोटर्स एंड ट्रंप हिमसेल्फ नेवर नो पीस। ट्रंप सपोर्टर्स और ट्रंप वगैरह इन सब को कभी भी शांति ना मिले, ये भी कहा था।
After being confronted by an Instagram user over reports of his father reprimanding the now 23-year-old actress, कुछ लोगों ने, वही मैंने कहा ना कि पूछा कि भाई तुम्हारे पिता ने कैसे कान खिंचाई की रेचल ज़ेगलर की वगैरह वगैरह, तो बेटे ने कहा प्रोड्यूसर के, माई डैड द प्रोड्यूसर ऑफ इनॉर्मस पीस ऑफ डिज्नी IP with hundreds of millions of dollars on the line had to leave his family to fly across the country to reprimand his 20-year-old employee for dragging her personal politics into the middle of promoting the movie for which she signed a multi-million-dollar contract to get paid and do publicity for. जो $multi-million की डील उसने साइन की हुई थी डिज्नी के साथ में, तो उसका कर्तव्य था कैंपेन के जो भी बताया जाता है उस प्रकार से ही करना, परंतु उन सब को छोड़ करके उसके जो पर्सनल पॉलिटिक्स है वो बीच में लेकर के आ गई। तो मेरे पिता को 2023 की वो बात बता रहे हैं, तो इतना पूरा फ्लाई करके जाना पड़ा था उसको समझाने के लिए वगैरह वगैरह। दिस इज कॉल्ड अडल्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एंड हर एक्शंस क्लियरली हर्ट द फिल्म्स बॉक्स ऑफिस। फ्री स्पीच डज नॉट मीन यू आर अलाउड टू से व्हाट एवर यू वांट इन योर प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट विदाउट रिपरकशंस। Tens of thousands of people worked on that film and she hijacked the conversation for her own immature desires at the risk of all colleagues and crew and blue-collar workers who depend on that movie to be successful. Narcissism is not something to be coddled or encouraged. तो वही इतने सारे लोग जुड़े हुए थे, तो इसमें वो पर्सनल अपने व्यूज़ क्यों लेकर के आ गई, पॉलिटिकल व्यूज़ क्यों लेकर के आ गई, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है, उसके कारण ये बॉक्स ऑफिस पर इतना सब कुछ हुआ है। फ्री स्पीच का अर्थ ये नहीं होता कि तुम कुछ भी बोल दो जब तुम्हारे ऊपर इतने लोग निर्भर होते हैं वगैरह वगैरह। देखो, रेचल ज़ेगलर ने तो जो कहा वो तो वाहियात था ही, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है, परंतु डिज्नी ने जो कुछ भी किया है 2019 के बाद में डिज्नी के साथ या मार्वल के साथ में, उसके बाद में डिज्नी की बड़ी बड़ी फिल्मों के डायरेक्टर, इंडस्ट्री के अंदर के लोग, उन्होंने खुद डिज्नी की आलोचना की है कि तुम अपना ये जो वोक एजेंडा है, LGBTQ एजेंडा है, वो जो तुम फिल्मों में डाल रहे हो, उस कारण से जो पूरी जो तुम्हारी आलोचना हो रही है अमेरिकन कंजर्वेटिव्स की तरफ से, वो तो डिज्नी के अंदर के लोगों ने कहा है, फिल्मों के डायरेक्टर्स ने कहा हुआ है। ये बात मैंने अभी मुफासा का जब मैंने रिव्यू किया था उसमें वो आर्टिकल्स वगैरह भी सब मैंने दिखाए थे, जैसे कि मुआना के फर्स्ट पार्ट के जो डायरेक्टर है, जिन्होंने द लिटिल मरमेड के जो पहली एनिमेटेड फिल्म थी ना द लिटिल मरमेड की, उससे भी डायरेक्ट किया था। मुआना के फर्स्ट पार्ट के भी जो डायरेक्टर थे, उन्होंने खुद इंटरव्यू में कहा कि भाई डिज्नी ये जो ज़बरदस्ती का वोक एजेंडा स्प्रेड कर रहा है ना, जो अपना पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा स्प्रेड कर रहा है ना, भाई उस पर अभी लगाम लगाने की आवश्यकता है डिज्नी को। बहुत हो गया, अति हो गया भाई। ये तो तुम्हारी डिज्नी की बड़ी बड़ी फिल्मों के डायरेक्टर खुद ये बात कह रहे हैं। वो छोड़ दो, दूसरे जो कह रहे हैं वो छोड़ दो, डिज्नी के चीफ एग्जीक्यूटिव बॉब इगर, वो खुद उन्होंने अभी मुफासा के रिलीज़ के 3 दिन पहले, मुफासा के रिलीज़ के 3 दिन पहले, यानी अभी 3 महीने पहले की, 3-4 महीने पहले की बात है, वो खुद बॉब इगर सामने आकर के मीडिया को कहते हैं कि बॉब चैपैक, जो बीच में कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए डिज्नी के चीफ एग्जीक्यूटिव बने थे, उन्होंने जो अपना पॉलिटिकल एजेंडा डिज्नी की फिल्मों के माध्यम से डाला, जो LGBTQ एजेंडा वगैरह कुछ फिल्मों के माध्यम से डाला, वो गलत था। यहीं पर वो नहीं रुके। उसके बाद में बॉब इगर ने आगे ये कहा कि हमने डिज्नी के आने वाले कंटेंट में जो कुछ भी LGBTQ एजेंडा वाले कुछ सीन्स वगैरह थे वो भी हमने हटा दिए हैं। ये बात डिज्नी के चीफ एग्जीक्यूटिव को मुफासा के रिलीज़ के 3 दिन पहले आकर के मेन स्ट्रीम मीडिया में कहनी पड़ती है ताकि मुफासा को नुकसान कम हो। और यही नहीं, बॉब इगर ने आगे ये भी कहा कि लाइनअप में इसके अलावा अभी डिज्नी का जो कुछ भी कंटेंट है उसको भी मैं रिव्यू में मैंने डाला हुआ है कि वो सारे कंटेंट को रिव्यू किया जाए और ताकि उसमें से LGBTQ एजेंडा वाले सीन्स को हटाया जा सके। बच्चों के कंटेंट में ये अभी हम नहीं डालेंगे। और ये कब हुआ? जब पिछले लगभग 5 वर्षों से 2019 के बाद से जो आलोचना हुई है डिज्नी की, इस पर तो मैंने कई बार वीडियोस बनाए हुए थे पिछले 3-4 वर्षों में। आप सब मित्रों ने भी वो सारे वीडियोस देखे होंगे। तो ये कोई केवल रेचल ज़ेगलर ने कुछ बात कह दी फ्री पैलेस्टीन, या केवल उसने अपने वोक फेमिनिज्म जो वाला जो ज्ञान दिया था केवल उसकी बात है, ऐसा नहीं है। डिज्नी स्वयं क्या कर रहा है पिछले 5 वर्षों से?
तो इसके प्रोड्यूसर्स अभी जो पूरा ठिकरा रेचल ज़ेगलर के ऊपर फोड़ने का काम कर रहे हैं, उन्हें पहले डिज्नी को भी प्रश्न पूछने चाहिए कि तुम लोगों ने जो अपना एक्टिविज्म चलाया है, जो LGBTQ एजेंडा को स्प्रेड किया है छोटे छोटे बच्चों के फिल्मों में, शर्म आनी चाहिए। आने वाली जनरेशन्स को बर्बाद करने वाला जो कंटेंट ये लोग फैला रहे थे पिछले 5 वर्षों से, कितना जघन्य अपराध है ये। हाँ, छोटे छोटे बच्चों के कंटेंट में ये लोग सेक्सुअल लिबरेशन, रेडिकल जेंडर आइडेंटिटी का एजेंडा ये सब स्प्रेड कर रहे थे। पर चलो, अमेरिकन कंजर्वेटिव्स इतने सजग है, उन्होंने आलोचना की। दुर्भाग्य तो यह है कि भारत में यहाँ पर भूल भुलैया 3 जैसी हॉरर कॉमेडी, उसमें ये लोग रेडिकल जेंडर आइडेंटिटी का एजेंडा स्प्रेड कर देते हैं। हमारे यहाँ का सेंसर बोर्ड उसको पास कर देता है और आलोचना तक नहीं होती। आप मुझे बता दीजिए किसने आलोचना की उसकी किसने आलोचना की हमारा एक चैनल छोड़ करके? इतना दुनिया का सबसे भयानक एजेंडा, उसको ये लोग स्प्रेड कर रहे हैं। ये तो मैंने एक उदाहरण दिया केवल एक हॉरर कॉमेडी का, ऐसा तो पूरा लाइन से कंटेंट भरा पड़ा है। तो स्नो वाइट के प्रोड्यूसर को रेचल ज़ेगलर पर पूरा का पूरा ठिकरा फोड़ने की अपेक्षा अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए। डिज्नी ने पिछले 4-5 वर्षों में क्या किया वो उनको देखना चाहिए। और रेचल ज़ेगलर ने जो बातें कही ना कि भाई ये 1937 नहीं है, स्नो वाइट को अब प्रिंस नहीं बचाने वाला प्रिंस को बचाते हुए दिखाते तो शायद फेमिनिज्म खतरे में आ जाता ना, तो अपने दिमाग से कुछ भी ज़बरदस्ती गर्ल बॉस वगैरह ऐसे उनको दिखाना है। और वो इस बार ट्रू लव के सपने नहीं देखने वाली, वो तो लीडर बनने वाली है, ड्रीम को फॉलो करने वाली है। क्योंकि वैवाहिक संस्था को बर्बाद करना है ना, ड्रीम्स को फॉलो करो। ये क्या होता है वैवाहिक संस्था में जाना वगैरह। उसके बाद में कहा कि भाई पुरानी फिल्म में लव स्टोरी पर भी मुख्य फोकस था, जिसमें एक ऐसे लड़के के साथ में प्रेम दिखाया था जो लिटरली उसको स्टॉक कर रहा है। फिर उसके बाद में वियर्ड इस प्रकार का मुंह बनाया था रेचल ज़ेगलर ने और फिर आगे एक इंटरव्यू में ये भी कहा कि भाई ओरिजिनल फिल्म से तो मैं बहुत डरती थी, मैंने बचपन में एक बार उसे देखा था, उसके बाद में कभी मैंने उसे हाथ भी नहीं लगाया। और डर क्यों लगता था, क्या इतनी प्रॉब्लमेटिक बातें लगी? क्योंकि पुरानी फिल्म है 1937 वाली स्नो वाइट को एक ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से स्त्री का चित्रण वहाँ पर किया हुआ है, जहाँ पर वो वल्नरेबल है, वो शर्माती है, मधुरभाषी है। स्त्री के गुण उसमें आपको दिखाई देंगे। उसको घर को सजाने संवारने वाला दिखाया है। जब वो 7 बौने पुरुषों के घर में जाती है जंगल में, तो वहाँ पर वो उनके घर को सजा रही है, संवार रही है, उनके लिए स्वादिष्ट खाना बना रही है। वहाँ रुकने के लिए वो उन 7 बौने पुरुषों से कहती कि मुझे आप लोग यहाँ पर रहने दो, मैं आपके लिए स्वादिष्ट खाना बनाऊंगी। और भी बहुत सारी बातें हैं, वो आप मेरा स्नो वाइट का रिव्यू देखिए, उसमें क्या क्या चेंजेस किए हुए हैं, ओरिजिनल फिल्म में क्या था, उन्होंने कैसे लाइव एक्शन रीमेक में क्या क्या बातें चेंजेस की है, क्या क्या फेमिनिस्ट टच दिया हुआ है, वो चेंजेस किए हुए हैं, वो सब मैंने रिव्यू में बताया हुआ है। ये जो चेंजेस इन्होंने किए हैं लाइव एक्शन रीमेक में, क्या वो रेचल ज़ेगलर ने किए थे? वो तो एक्ट्रेस है ना, उसने तो जो चेंजेस किए वो इंटरव्यू में आकर के कहा। अब ये अलग बात है कि उसने ऐसे वियर्ड करके मुंह बना करके विचित्र से अहंकार के साथ में, एरोगेंस के साथ में ये सारी बातें बोली, तो ऑब्वियसली फिर उसके बाद में ये सब आलोचना वगैरह हुई। परंतु ये बातें तो फिल्म में डाली है ना, ये तो प्रोड्यूसर को सोचना चाहिए ना, प्रोड्यूसर्स को। अब चलो, डिज्नी को तो सबक मिल गया, स्नो वाइट के प्रोड्यूसर्स को तो सबक मिल गया। डिज्नी के चीफ एग्जीक्यूटिव बॉब इगर ने तो खुद आकर के मुफासा के रिलीज से पहले आकर के कहा कि भाई हम LGBTQ एजेंडा वाले जो सीन वगैरह है वो आने वाले कंटेंट में से हटाएंगे। उनको तो चलो सबक मिल गया। अमेरिकन कंजर्वेटिव्स ने इतनी जो लगातार आलोचना वगैरह की, भारत में हमें इससे क्या समझना चाहिए? हमारा दुर्भाग्य यह है कि स्नो वाइट ने जो बातें कही ना, उससे 1000 गुना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बातें यहाँ की ही कुछ राष्ट्रवादी विचारधारा के कुछ क्रिएटर्स कह लीजिए वगैरह, वो उससे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बातें कहते हुए दिखाई देंगे, उससे भी ज़्यादा। कुछ फीमेल क्रिएटर्स के मैंने वीडियोस वगैरह देखे थे जो राष्ट्रवादी विचारधारा के अपने को बताते हैं, वो तो थप्पड़, पिंक जैसी घिनौनी प्रोपेगेंडा फिल्मों को तक प्रमोट करते हुए मैंने देखा उनको। मतलब भाई रेचल ज़ेगलर ने जो बातें कही वो क्या है? उस थप्पड़ या पिंक कितनी घिनौनी प्रोपेगेंडा फिल्म है। थप्पड़ की ही थीम पर आधारित हॉलीवुड की इट एंड्स विद अस, जो थप्पड़ से सैकड़ों गुना कम प्रॉब्लमेटिक है। थप्पड़ तो कई ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, परंतु थप्पड़ जैसी ही थीम पर आधारित हॉलीवुड की इट एंड्स विद अस, उसकी अमेरिकन कंजर्वेटिव्स ने किस प्रकार से आलोचना की आप देख लीजिए। हमारे यहाँ पर जो अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं क्रिएटर, वो तो थप्पड़ को प्रमोट करेंगे, पिंक को प्रमोट करेंगे, वो कहेंगे कि ये ट्रू फेमिनिज्म है लिटरली, सीरियसली। लापता लेडीज जैसी फिल्म है, इतनी घिनौनी प्रोपेगेंडा फिल्म है,
मिसेस वगैरह तो वो है ही, उसके इतने लंबी लाइन हमें मिल जाएंगी। उनको तक कुछ लोग प्रमोट करते हुए, राष्ट्रवादी विचारधारा के कुछ लोग प्रमोट करते हुए देखने को मिल जाएंगे। जो फिल्में यही बताती है आने वाली जनरेशन्स को कि भाई इस देश में तो हज़ारों वर्षों से महिलाओं के साथ में फ्रॉड होते आया है, यहाँ पर तो घिनौनी पितृसत्तात्मक समाज था। तो आज जब हम देख रहे हैं, जो कुछ भी देख रहे हैं, किस प्रकार से क्या क्या हो रहा है इंस्टाग्राम पर, जो सेमी न्यूड रील्स वगैरह, छोटी छोटी बच्चियाँ जो रील्स वगैरह बना रही है, बाकी जो अपराध हो रहे हैं, कितने सारे पुरुषों की हत्या वगैरह, वो सब हम देख रहे हैं। वो किन बातों के परिणाम हैं? यही ना कि लगातार आप इस देश की कई जनरेशन्स के दिमाग में, बच्चियों के दिमाग में लगातार आप ये डालते रहो कि यहाँ पर तो घिनौना पितृसत्तात्मक समाज है और उसके तुम्हें उखाड़ फेंकना है। तुम्हारे ऊपर तो हज़ारों वर्षों से अन्याय अत्याचार होते आ रहा था, हज़ारों वर्षों से फ्रॉड होते आया था। तो आपने एक नया ऑप्रेस्ड ग्रुप तैयार किया है पिछले कुछ दशकों में, लगातार इस प्रकार की प्रोपेगेंडा फिल्में बना करके कि हाँ भाई यहाँ पर घिनौना पितृसत्तात्मक समाज था, और फिर वही बातें दिमाग में डाल डाल कर बच्चियों के, फिर उनके वो वही कि हम ऑप्रेस्ड रहे हैं और इन घिनौने पितृसत्तात्मक समाज को तो हमें उखाड़ फेंकना है। देखिए, आपराधिक मानसिकता किसी की भी हो सकती है, स्त्री की, पुरुष की, क्योंकि जेंडर देख करके नहीं आती। परंतु जब आप एक ऑप्रेस्ड ग्रुप तैयार कर देते हैं ना, तो आप हमेशा के लिए दो गुटों में समाज को बांट देते हैं। और ऐसी लापता लेडी जैसी फिल्में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है, सबसे घिनौनी होती है। ये 4 more shots प्लीज़, या थैंक यू फॉर कमिंग, वो तो उसको देख करके कोई मूर्ख भी वोक नहीं बनेगा। वो जो खुद वोक हैं उनको भी उल्टियाँ आएंगी ऐसी फालतू फिल्में देख करके। सही मायने में वोक एक्टिविस्ट अगर जो फिल्में बनाती है ना, वो ऐसी लापता लेडी जैसी फिल्में होती है। तो इसलिए मैंने कहा कि ये जो पूरी कंट्रोवर्सी है, इससे हमें समझने की आवश्यकता है। बाकी हॉलीवुड की हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। कई लोग कहते हैं यार हॉलीवुड में इतना प्रोपेगेंडा फैल रहा है, इतना वो कंटेंट बन रहा है, डिज्नी ये कर रहा है, मार्वल वो कर रहा है। भाई वो तो वहाँ पर उनको सबक मिल रहा है, वहाँ के जो है नेशनलिस्ट या कंजर्वेटिव जो भी आप कह लीजिए, वो तो आलोचना कर रहे हैं, वो कर रहे हैं अपना जो कुछ। हमें अपने आपको देखना चाहिए, हमारी फिल्म इंडस्ट्री, हमारा कला और साहित्य का क्षेत्र, वहाँ क्या हो रहा है, इस पर हमें मुख्यतः ध्यान देने की आवश्यकता है। बाकी दोस्तों, ये जो पूरा विवाद है, कंट्रोवर्सी है, इस पर आपके विचार क्या है, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।